हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सब बैंक में आने के लिए आईबीपीएस या इंडिविजुअल बैंक का कोई ना कोई एग्जाम देकर के आए होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं रहा होगा। आपने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत कोशिश करी होगी, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आपने क्लियर किया। आज जब आप ऑलरेडी उस जॉब में हैं, तब आपके सामने नए चैलेंजेस हैं। आपके सामने चैलेंज है न सिर्फ अपनी नॉलेज को डेली लाइफ में बढ़ाना, बल्कि आईआईबीएफ के सर्टिफिकेशंस को हासिल करके अपनी डेली बैंकिंग लाइफ में यूज करना और उसके जो भी बेनिफिट्स हैं उनको लेना। इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको उसी तरह की मेहनत की जरूरत पड़ेगी जो आपने अपने एग्जाम्स के टाइम पर की थी। मुझे उम्मीद है कि हमारी हेल्प के साथ आप उस मेहनत को लगातार करते रहेंगे और सक्सेस हासिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हेल्प ले रहे हैं, असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और उन्हें शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हमारे सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम लोग ग्रोइंग एन्युटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ग्रोइंग एन्युटी के बारे में हमने बेसिक डिस्कशन कर लिया था कि एन्युटी और ग्रोइंग एन्युटी के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एन्युटी एंड द ग्रोइंग एन्युटी इज दैट इन एन्युटी the magnitude of all the transactions which are happening after a fixed time period is equal। अगर 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हर बार 1000 रुपए का ही ट्रांजैक्शन होगा। बट इन केस ऑफ ग्रोइंग एन्युटी द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर हैपनिंग इज ग्रोइंग विद अ फिक्स रेट, यानी कि हर बार ग्रोइंग एन्युटी के अंदर जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है विद अ फिक्स परसेंटेज। इसी वजह से ग्रोइंग एन्युटी के अंदर हमको दो रेट देखने पड़ते हैं। एक तो हमारा जो जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल आर होता है और एक दूसरा जी, जिसको कि हम लोग ग्रोथ रेट भी कहते हैं, वो हम यूज करते हैं। जो ग्रोथ रेट है वो यूज होता है उस ट्रांजैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, जो अमाउंट आ रहा है, उस अमाउंट में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके लिए। एक इसमें कॉन्सेप्ट रह गया था, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। किताब में वो डिस्कस हुआ है लेकिन बहुत उसको शॉर्टली डिस्कस किया गया और शायद उससे थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। हमें वैसे इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह का फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं अपने सवालों को सॉल्व करने के लिए, उसमें ये फॉर्मूला हमें नहीं भी पता हो तो भी चलेगा। लेकिन ये हमें पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये एक शॉर्ट ट्रिक हो सकती है अगर हम लोग सवाल जज कर लें, और दूसरा इसका हमारे आगे के जो हम बॉन्ड फिगर के चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी यूज है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रोइंग एन्युटी के अंदर। मैंने आपको बोला था कि ग्रोइंग एन्युटी के अंदर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि दो रेट्स होते हैं, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये जो केस है, जिस स्पेसिफिक केस की हम बात करने जा रहे हैं, वो केस उस टाइम पर यूज होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और ग्रोथ रेट इक्वल हो। तब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको पूरा कैलकुलेट करने की बजाय हमारे पास एक आसान तरीका होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। अगर हमको, जैसे एग्जांपल है, मैंने थोड़ा ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, अगर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 10% दिया हुआ है, मान लीजिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और जो ग्रोथ रेट है, इसको हम कैपिटल जी से दिखा रहे हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो ग्रोथ रेट दिया हुआ है अगर वो इक्वल है, इस एग्जांपल में मैंने दोनों 10% लिए हुए हैं, तो हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, ध्यान रखिए प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो हम लोग पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं वो करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये हिस्सा भी दो भाग में बटा हुआ है। किताब के अंदर सिर्फ एक ही भाग का फॉर्मूला दिया हुआ है, विच इज एंड ऑफ पीरियड। अब हम जानते हैं कि एन्युटी दो तरह की होती है, एंड ऑफ पीरियड एंड बिगिनिंग ऑफ पीरियड। वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट एन्युटी इज ऑफ टू टाइप्स, एंड ऑफ पीरियड एन्युटी एंड बिगिनिंग ऑफ पीरियड एन्युटी। इफ यू आर नॉट स्टिल clear about that, please go ahead and watch the second video. Okay, so इस कॉन्सेप्ट के अंदर भी दो तरह के फॉर्मूले आएंगे, दो सिचुएशंस में फॉर्मूले आएंगे। वन सिचुएशन व्हेन देयर इज एंड ऑफ पीरियड एन्युटी एंड वन व्हेन देयर इज अ बिगिनिंग ऑफ पीरियड एन्युटी। एग्जांपल में जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी उसका फॉर्मूला हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमें ये एग्जांपल क्या है। एग्जांपल ये है कि एंड ऑफ पीरियड एन्युटी है, तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड, सपोज ये 4 साल के लिए मैंने टाइमलाइन ड्रॉ करी हुई है। एंड ऑफ पीरियड एन्युटी है तो पहले साल के एंड में 1000 रुपीस ट्रांजैक्शन हुआ पहला। ठीक है, दूसरे साल के एंड में सेकंड ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें ग्रोथ रेट 10% दिया हुआ था, तो ऑब्वियसली 1000 में 10% ऐड किया, 100 रुपए ऐड किया, तो उसका ट्रांजैक्शन 1100 रुपए हो गया। थर्ड ईयर जब हमारा एंड हुआ, यानी कि एंड ऑफ पीरियड एन्युटी, थर्ड ईयर जब एंड हुआ तो हमें फिर से इसका 10% ऐड करके हमने इसमें ऐड किया, तो थर्ड ट्रांजैक्शन जो हुआ वो 1210 रुपए का हुआ। सेम गोज फॉर फोर्थ ईयर, जब चौथे साल का ट्रांजैक्शन हुआ तो इसमें 10% ऐड होकर के चौथे साल का ट्रांजैक्शन हुआ 1330 रुपए का। दिस इज अ ग्रोइंग एन्युटी एग्जांपल। ग्रोइंग एन्युटी एग्जांपल इज दैट कि हर साल
जब हमारा खत्म हो रहा है ग्रोइंग एन्युटी एंड ऑफ पीरियड एग्जांपल, जब हमारा टाइम पीरियड खत्म हो रहा है तब जो ट्रांजैक्शन का मैग्नीट्यूड है वो 10% यानी कि जो भी ग्रोथ रेट दिया हुआ है उससे बढ़ जाता है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमको प्रेजेंट वैल्यू करनी है उस टाइम पीरियड में। हमेशा की तरह हमारा बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा। पहले हम लोग अपना जो जनरलाइज जो फॉर्मूला उससे हम यूज करते हैं उससे हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमें आसान तरीका क्या है इसमें फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करने का। तो भूलना नहीं है, ये सब फ्यूचर वैल्यूज दी हुई हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमको करंट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये सब फ्यूचर वैल्यूज दी हुई हैं। फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हाँ डिस्काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन को हमको डिस्काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन को हमको डिस्काउंट करना पड़ेगा। अब 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन है, आई होप यहाँ पर ये दिख रहा है आपको। ठीक है, 1000 रुपए को आप डिस्काउंट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनटू 1 प्लस फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r। r कितना है 0.1 पावर, ये टाइम पीरियड कितना है n इस टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड कितना है 1। वही सेम जो हम बार-बार कर रहे हैं। अगला ट्रांजैक्शन 1100 रुपए का है, ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 पावर 1 2 टाइम पीरियड जो दिया हुआ है। ठीक है, प्लस थर्ड ट्रांजैक्शन है वो 1210 रुपए का है, नॉट 1000 सॉरी। थर्ड ट्रांजैक्शन जो है वो 1210 रुपए का है, 1210 ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 पावर कितना टाइम पीरियड है 1 2 3। इस ट्रांजैक्शन के लिए टाइम पीरियड 1 2 3 है। ओके, 0 लास्ट ट्रांजैक्शन फॉर 1331 क्या है 1 प्लस r अभी भी सेम ही है। टाइम पीरियड कितना है 1 2 3 4। ठीक है, हमने ये किया कि ये 4 ट्रांजैक्शन दिए हुए थे। दिस इज अ केस ऑफ ग्रोइंग एन्युटी विद एंड ऑफ पीरियड एग्जांपल। वी हैव कन्वर्टेड ऑल these transactions one by one to this point of time in format of present value. First of all, this transaction time period is 1, formula is future value divided by 1 plus r to the power 1. For this time period will be 2, so power will be 2. For this it will be 3, power will be 3. And for this the last transaction time period will be 1 2 3 4. Formula will be future value which is 1331 divided by 1 plus r power 1 2 3 4. Okay. अब what's the next step? Calculation. फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। So the answer is 3636.36। कैलकुलेट कर लीजिए इसको। इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा ये आंसर 3636.36। ठीक है, अब ये तो हमने चूंकि नॉर्मल कैलकुलेशन इतना सब किया है, इससे हमने निकाला। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं क्या है। फॉर्मूला आई होप विजिबल है। ठीक है, फॉर्मूला जो है वो ये है, if or once again I will repeat it कि it is only in the case of end of period annuity, end of period growing annuity। अगर end of period growing annuity का केस है और आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, उसका सिंपल फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू n into a। दिस इज बिटवीन obviously you understand that n into a, where n you understand it's a time period, a is a fraction, what is a is f divided by 1 plus g। okay, what is f is the very first transaction, f is the very first transaction, and g is the growth rate factor। so growth rate factor is obviously 10 by 100 जैसा हम कैपिटल आर में करते हैं। ठीक है, g is again a fraction, so it will divide 10 by 100, so it is 1। so present value is n into a, where n is time period and a is another fraction। what is a is f is the very first transaction divided by 1 plus g, where g is this capital G by 100। okay, now अब हम लोग यही आंसर निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले को यूज करके। तो प्रेजेंट तो पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या है f डिवाइडेड बाय 1 प्लस g। f कितना दिया हुआ है 1000, f is 1000। f what is f is the very first transaction का मैग्नीट्यूड है ना, जो हमने बिल्कुल पहले ट्रांजैक्शन किया उसका अमाउंट इज f। तो f is 1000। ठीक है, f को रखेंगे, इसको मैं हटा देता हूं हल्का सा। f is 1000, आई होप ये दिख रहा है 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस g। 1 प्लस g कितना है 1 प्लस 0.1 which is 1.1। अब 1000 को 1 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है 1000 को 1 प्लस से डिवाइड करते हैं तो आता है 909.09। 909.09। 1000 को 1 प्लस से 1.1 से डिवाइड किया तो 909.09 आया। प्रेजेंट वैल्यू क्या है n into a। a की वैल्यू आ गई n कितना है 4।
n कितना है 4, a की वैल्यू कितनी है ये. I will repeat it. In this formula, present value is equal to na, where n is the time period and a is a fraction. What is a? A is f divided by 1 plus g. What is f? F is the very first transaction magnitude. सबसे पहला transaction हो रहा है उसका magnitude. Okay. And what is g? G is the growth rate factor. Growth rate is 10%, so that factor will be g by 100. F for r it was r by 100. For g it is g by 100. Okay. So a is equal to f divided by 1 plus g. F is 1000. G is 0.1. So 1000 divided by 1.1, which comes as 909.09. What you have to calculate? You have to calculate present value. Present value is equal to n into a. What is n? N is 4. Why 4? 1, 2, 3, 4. N is time period, right? N is time period, so n is 4 in this case. So 4 into a. A is 909. So 4 into 909.09. You go ahead and please calculate it. Answer will be this. ठीक है? तो बजाय ये सब करने के हमने अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया होता तो हमको ये आंसर तुरंत मिल जाता. अब मैंने आपसे पहले कहा था कि भाई इस चैप्टर में हमको इस फॉर्मूले के अलावा तो और कुछ पढ़ना नहीं है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है. सही बात है, आप उस बेसिक फॉर्मूले से ये आंसर निकाल सकते हैं. 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगेगा, लेकिन आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा. लेकिन ये फॉर्मूला क्यों मैंने बताया है, इसकी वजह है एक तो ये कि अगर आपको बाय चांस एग्जाम में ये क्लिक कर, इसको इस फॉर्मूले को याद करना कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं. अगर आपको बाय चांस एग्जाम में ये क्लिक कर गया, जो सवाल आपको दिया हुआ है वो ग्रोइंग एन्युटी का है और एंड ऑफ पीरियड का है, और उसमें भी स्पेसिफिक केस कि जब r is equal to g, यानी कि ग्रोथ रेट r के बराबर है. ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि अब हर ग्रोइंग एन्युटी के केस पे आप ये सवाल लगाने लग जाएंगे, फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे. नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ ग्रोइंग एन्युटी के उस केस में है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट. ओनली दैट केस, तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला. और वो भी एंड ऑफ पीरियड के केस में ये वाला, और बिगिनिंग ऑफ पीरियड में वो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा. एंड ऑफ पीरियड के लिए ये वाला फॉर्मूला है. तो हमको ये बात याद रखनी है कि अगर ये एग्जाम में हमको क्लिक कर गया कि ये ग्रोइंग एन्युटी का केस है, जब एंड ऑफ पीरियड का ट्रांजैक्शन है, तो हम लोग डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं. आपको नहीं याद रखना है, नहीं याद हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल भूल जाइए. लेकिन फिर भी ये हमको यूज हो सकता है आगे जब हम लोग बॉन्ड्स पढ़ेंगे, तब हम तब इसको दोबारा पढ़ने वाले हैं. ठीक है, बट आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. थोड़ा सा आप शांति से दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सुनेंगे जो मैंने अभी बोला है, तो ये हमको समझ में आ जाएगा. I will repeat, it is for end of period. For beginning of period इस फॉर्मूले में सिर्फ हल्का सा चेंज होता है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. मैं अभी आप वीडियो को पॉज करिए, उसको नोट कर लीजिए पूरा, जो भी आपको इसमें से नोट करना है वो नोट कर लीजिए. कुछ अभी डाउट है बैक करके देख लीजिए. मैं आपको वापस मिलता हूँ इसके बिगिनिंग ऑफ पीरियड के फॉर्मूले के साथ, एंड देन हम लोग एनओटी से आगे बढ़ेंगे. ठीक है, नोट कर लीजिए. लोग यही सेम चीज देखेंगे जो हमने ग्रोइंग एनओटी के लिए केस देखा है, तो बिगिनिंग ऑफ पीरियड के लिए एक बार फिर से ये समझ लीजिए कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रोइंग एन्युटी इन जनरल नहीं कर रहे हैं. हम लोग ग्रोइंग एन्युटी का वो केस डिस्कस कर रहे हैं जिस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ग्रोथ रेट आर इक्वल, ओनली दैट केस की हम बात कर रहे हैं. अब बिगिनिंग ऑफ पीरियड का एग्जांपल आ गया. बिगिनिंग ऑफ पीरियड में आप समझते हैं कि ट्रांजैक्शन जब शुरू होगा, ओके, तो टाइम पीरियड जब शुरू होगा तभी ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा. ट्रांजैक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड. ओके, सो इन दिस केस as you can see the growth rate is 10%. So from time t0 there is an increment of transaction of 10%. 1000 to 1100, 1100 to 1210, 1210 to 3031. So that is the growth rate. Due to growth rate of 10%, that is the transaction happening. Now it is starting from time 0. What we have to calculate? We have to calculate present value. Now what you have to do, अपने अभी तक आपने सीखा है इसको आप लोग खुद से करिए. इस वाले केस के लिए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करिए. सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन के लिए 1000 के लिए प्रेजेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, 1000 का 1000 ही रहेगा. ठीक है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, इसको आप खुद से करिए कैलकुलेट. वीडियो को पॉज कर लीजिए चाहिए तो. 1000 के लिए 1000 रहेगा. 1100 के लिए फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में, क्या हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r इज 0.1 पावर 1. फिर 1210 के लिए कन्वर्ट करेंगे पावर 2 1 2. 1331 के लिए कन्वर्ट करेंगे 1 2 3 पावर 3. ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए, इसका सम निकालिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए. ये आप कैलकुलेशन खुद से करिए, हम लोग बहुत बार ये सब कर चुके हैं. एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर दिस केस व्हिच इज अ ग्रोइंग एन्युटी केस वेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ग्रोथ रेट आर इक्वल फॉर बिगिनिंग ऑफ पीरियड. फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग एट स्टार्टिंग ऑफ टाइम पीरियड, टाइम ईयर 1 2 3. दिस इज 1 2 3 कन्वर्जन ऑफ transaction. Now what we have to do is in this way ki first of all for this transaction the present value will remain same 1000 rupees. For 1100 it will convert to time 0 after discounting with future value divided by 1 plus r. R is 0.1 power time period 1. For this it will be 2. For this it will be 3.
ओके, कैलकुलेट द आंसर विल बी, वीडियो को पॉज करिए, अभी भी आपने नहीं कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताएं, पॉज करें। चलिए, आई होप आपने आंसर निकाला होगा। इस केस का आंसर आता है 4000 रुपीज। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है, ये नहीं आ रहा तो चेक कर लीजिए आपने कुछ गलत किया है। ठीक है, ये आ गया। अब ये हमने तो कैलकुलेट किया, बट व्हाट वी हैव टू, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला देख रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे हम लोग ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला इन दिस केस इज PV is equal to N into F. What is that? Present value we have to calculate. N is time period which is given. F is the once again very first transaction magnitude. What is F? F is the very first transaction magnitude. Okay, so then value will be N into F. What is N? N is 4, 1, 2, 3. Total time period is 4. N is 4. F is 1000 rupees. Okay, so directly we can calculate that N into F means 4 into 1000. We can calculate 4000 through this method also. Once again I will repeat all these things that we are discussing growing annuity case only when rate of interest is equal to rate of growth. Okay, if by chance you have a question like that and somehow you have this thing click that this in this case we do not need to do all these things, we can directly use these formulas, only then you have to understand it. Otherwise just see this as a concept, forget everything, keep doing with the same way what we are doing. हम इसको बॉन्ड का जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें दोबारा इसको समझेंगे। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया आप इसको रिपीट कर वापस से वीडियो देख लीजिए, कोशिश करें कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं आया है फिर भी हम इसको पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। हम लोग इसके बाद करेंगे हमारी क्लास शीट का एक क्वेश्चन ग्रोइंग एनर्जी पे बेस्ड। क्लास शीट निकाल के रखिएगा। क्लास शीट हमारी एक असाइनमेंट होती है जिसका लिंक आपको अब आपके डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा होगा, उसकी डिटेल्स आपको अब वीडियो में दिख रही होंगी। ठीक है, तो क्लास शीट निकाल के रखिए, हम लोग ग्रोइंग एनर्जी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें हमने n की वैल्यू 4 क्यों ली? ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई n की वैल्यू 4 क्यों ली? अरे भाई n की वैल्यू तो 4 ही लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि 4 साल में ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा कोई रूल नहीं बनाना है कि जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उतना है, ऐसा सब कुछ नहीं समझना है। ये बिगिनिंग ऑफ पीरियड है। ठीक है, पहला पीरियड पहले साल के स्टार्टिंग में, दूसरा पीरियड दूसरे साल के स्टार्टिंग में, तीसरा पीरियड तीसरे साल के स्टार्टिंग में, तो ऑब्वियसली चौथा जो ट्रांजैक्शन है वो चौथे साल के स्टार्टिंग में होगा ना, इसलिए n 4 लिया हुआ है। ऐसा नहीं कि टाइमलाइन यहां पर खत्म हो गई तो n 3, नहीं, n हमको उतना लेना है जितना हमारा जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैपनिंग हो रहे हैं। ठीक है, अब वंस अगेन इसका मतलब ये नहीं कि जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उतने ही आपको n लेना है। अब ऐसा आपने देखा है पहले केस में कि एक ही टाइम पर दो इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। n मतलब टोटल टाइम पीरियड जो हमने कंसीडर किया है, यहाँ पे जो टोटल टाइम पीरियड है वो 4 साल के स्पैन में हो रहा है। पहला ट्रांजैक्शन पहले साल के स्टार्टिंग में, दूसरा ट्रांजैक्शन दूसरे साल के स्टार्टिंग में, तीसरा तीसरे साल के स्टार्टिंग में और चौथा चौथे साल के स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग में हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, ये नहीं इसको काउंट नहीं करना है। n इस केस में भी 4 ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, n इज इक्वल टू 4 एंड f इज इक्वल टू 1000। ठीक, तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी ग्रोइंग एन्युटी का, उस पर बेसिक न्यूमेरिकल। अपनी क्लास शीट निकालेंगे। ठीक है, क्लास शीट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आपने पहले ही उसको यूज किया होगा और उसका डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारी क्लास शीट में से हम लोग जो क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है CLS में। ठीक है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद से पढ़ें, अटेम्प्ट करें, वीडियो पॉज कर लीजिए और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को आप खुद से अटेम्प्ट करें और कोशिश करें कि आपसे आंसर आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और इसको खुद से अटेम्प्ट करिए, वेट मत करिए, वीडियो पॉज करिए, फिर से अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को प्लीज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मिस्टर बहादुर क्या कहता है क्वेश्चन, मिस्टर बहादुर प्लान्स टू रिटायर इन 20 years if the annual amount he saves each year increases annually at 6%, which is the growth rate of income, and will be rupees 1 lakh initially at year end, and also he can earn 8% on his savings. How much will be his retirement fund be worth in 5 years? Okay, मतलब रिटायरमेंट तो वैसे 20 साल में है, लेकिन हमें 5 साल का जो उसका रिटायरमेंट का वर्थ है वो हमें निकालना है। और वो कब निकालना है, जब वो 1 लाख रुपए से शुरू करते हैं अपने रिटायरमेंट फंड में डालना हर साल में और हर साल के एंड में। So now when it is saying that at 1 lakh rupees initially at year end, that means that this is an end of year annuity, and
it's an annuity and it's a growing annuity. Why? Because it is saying it is increasing annually with a rate of 6%. Now you understand this, that this question is of growing annuity, where rate of interest given is 8% and growth rate is given as 6%. So this is not a case of growing annuity where we learn those formulas where rate of interest and growth rate was equal. It is not that case. It is a simple case of growing annuity which we have to solve with a our normal practice of time value of money, same formula we have to solve with that. So ग्रोइंग एनुटी का केस है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और ग्रोथ रेट इक्वल नहीं है, यानी कि हम जो नॉर्मल सिचुएशन में जैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, हमें इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक 5 साल के लिए टाइमलाइन ड्रॉ कर रखी है और ये यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि रेट चूंकि 8% दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि स्मॉल आर विच इज अ फ्रैक्शन, व्हाट इज दैट फ्रैक्शन, दैट इज कैपिटल आर बाय 100, तो वो हो जाएगा 0.08 और ग्रोथ रेट आपको 6% दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस ग्रोथ रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो ग्रोथ रेट हमको 6% दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम डील करेंगे। कैसे डील करेंगे कि आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में जो सबसे पहला अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पहले साल के एंड में, तो ये मैंने 5 साल की टाइमलाइन ड्रॉ करी है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5th ईयर। इसमें पहले साल में आपने 1 लाख रुपए, साल के एंड में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, 4, 5, ओके, ठीक, 1 लाख रुपए आपने फर्स्ट ईयर के एंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब उसके बाद जब आपका सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ तो आपने क्या किया, सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में आपने नेक्स्ट जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो 6% बढ़ा के किया, 1 लाख रुपए हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में इन्वेस्ट किया। सेकंड ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, ग्रोथ रेट चूंकि 6% है, 6% के साथ इंक्रीज एनुअली एट 6% ग्रोथ रेट, तो हमारा जो अगला ट्रांजैक्शन होगा वो ऑब्वियसली 6 लाख की ग्रोथ के साथ होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लाख जो हमने लिखा है 1 2 3 4 5, इसमें प्लस 1 लाख का इसका 6% हमको इसमें ऐड कर देना पड़ेगा। 1 लाख प्लस उसमें ग्रोथ ऑफ 6 लाख, कितना आएगा, 1,06,000। तो मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है, मैं सिर्फ वही टर्म लिखूंगा, 1,06,000। ठीक, फिर से वही एक्सरसाइज, 1,06,000 प्लस 60% ऑफ 1,06,000 प्लस 60% ऑफ 1,06,000 करके यहाँ पर हमको वापस से ऐड कर देना है। ये पूरी एक्सरसाइज हमें एंड तक के लिए करनी है। अब 6% क्यों कर रहे हैं मैं आपको फिर से बोलता हूँ, बिकॉज ग्रोथ रेट गिवन इन दिस क्वेश्चन इज 6%, दैट्स व्हाई देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 6% in all the transaction from the starting, and it is very obvious that this is a case of annuity with a growing concept, growing annuity. So every time there is a transaction and there is a growth of 6% in magnitude. फटाफट इन सबके मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ठीक है, कैलकुलेट करिए, वीडियो पॉज करके आप निकाल लीजिए, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट वैल्यूज। ठीक है, इट इज 1,12,360, for next it is 1,19,000 and 102. For last it is 1,26,248. 1,26,248. I have already calculated it. पहले से कैलकुलेट करके रखा है मैंने ये वाला, इसलिए ताकि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो। Okay, I will repeat it. This is the case of growing annuity. So from starting, when there is a first transaction of rupees 1 lakh after the year of end of first year, पहले साल के अंत में उसने पहला जो ट्रांजैक्शन किया वो 1 लाख रुपए का किया, फिर दूसरे साल के अंत में उसमें 6% की बढ़ोतरी हुई, ट्रांजैक्शन कितने का हुआ, 1,06,000 का, तीसरे साल में 1,12,000 का, 360 का, और हर साल यानी 6% पहली वैल्यू के साथ बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर 6% इसका निकाल के इसमें ऐड किया, फिर इसका 6% निकाल के इसमें ऐड किया, इस तरह से ये ग्रोइंग एनुटी का हमारा पूरा टाइमलाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मेच्योरिटी वैल्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो हमारा फाइनल टाइम पीरियड है, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पर हमको निकालनी है मेच्योरिटी वैल्यू। कैसे निकालेंगे मेच्योरिटी वैल्यू, ये सब हमने क्या दी हुई है, इस टाइम पर वैल्यू, इस टाइम पर वैल्यू, इस टाइम पर वैल्यू, इस पॉइंट पर हमें निकालनी है, मतलब ये सब क्या दी हुई है, ये सब दी हुई है प्रेजेंट वैल्यू, हमें इस टाइम पर क्या निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा की तरह कंपाउंडिंग, यानी कि हमें इन सारे ट्रांजैक्शंस को एक एक करके कंपाउंड करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 1 लाख रुपए से स्टार्ट करेंगे, क्या फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हमको निकालनी है, नेट फ्यूचर वैल्यू NFV या फिर मैच्योरिटी वैल्यू, नेट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट ट्रांजैक्शन ये है, ब्रैकेट, बिकॉज़ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट 1 प्लस R कितना है 0.08, पावर कितनी आएगी, टाइम पीरियड
1 2 3 4, यानी कि आपका जो ट्रांजैक्शन है और जहां पर आपको निकालना है उसके बीच का जो गैप है दैट इज योर टाइम पीरियड. दिस इज 1 2 3 4. ओके, ठीक है, 4 है ये. प्लस अगला ट्रांजैक्शन आपका 1,06,000 रुपए के लिए 1,06,000 ब्रैकेट 1 प्लस 0.08. आर की वैल्यू वही रहेगी. अब टाइम पीरियड कितना है इसके लिए 1 2 3. ठीक है, प्लस अगला ट्रांजैक्शन 1,12,360 1 प्लस आर कितना है 0.08. टाइम पीरियड कितना है इसके लिए निकालना है हमको. टाइम पीरियड 1 इंटू प्लस नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1,19,602 आर वही रहेगा 1 प्लस 0.08. टाइम पीरियड कितना है 1. बहुत बार ये सब एक्सरसाइज कर चुका हूं मैं, बट जस्ट ताकि कोई डाउट हो तो. अब ये लास्ट वैल्यू के लिए कुछ भी नहीं होगा बिकॉज ये जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं उस टाइम की प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि यहाँ पर ये जो प्रेजेंट वैल्यू है वो फ्यूचर वैल्यू इक्वल हो जाएगी. इसी टाइम पर हम लोग आंसर निकालना चाह रहे हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, अब बस क्या करना है हमको, फटाफट इसका आंसर निकाल देना है. वीडियो पॉज करके आंसर निकालिए. इसका मैंने आंसर ऑलरेडी निकाल रखा है. ठीक है, आप इसको वीडियो पॉज करके आंसर निकालिए पहले, फिर आंसर मैच करेंगे. पॉज करिए प्लीज वीडियो. ठीक है, आंसर आ गया. अब आपका आंसर मैं बता देता हूं. इसमें जो आता है आपका आंसर वो है 6,555. आंसर लिखा भी हुआ है, वैसे मैच कर लिया होगा आप लोगों ने शायद. 6,555.12.5 अप्रोक्सीमेट है ये, थोड़ा बहुत पॉइंट्स में कुछ आगे पीछे हो सकता है. This is what? This is your maturity value at this point of time. Okay, friends, this was an example of growing annuity. What we have done in this case? In this case, a pensioner who is investing 1 lakh rupees at the end of every year. एक पेंशनर जो हर साल के अंत में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और हर साल वो 6% बढ़ा के इन्वेस्ट करता है. हमको 5 साल के बाद उसके पेंशन रिटायरमेंट फंड में कितना पैसा जमा हो गया था वो निकालना था. हमने एक एक ट्रांजैक्शन को 6% बढ़ा करके यहाँ पर हर साल के एंड में यहाँ पर एक्यूमुलेट किया और फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने हमेशा की तरह जो हम करते आ रहे हैं फ्यूचर वैल्यू हमने निकाली. इस ट्रांजैक्शन के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए. इस ट्रांजैक्शन के लिए फ्यूचर वैल्यू यही की है इसलिए है क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम की प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि वहां पर कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला. इसीलिए हमने ये डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर लिखी, इसको हमने सम कर दिया, हमारा आंसर आ गया. ठीक है, तो ग्रोइंग एनुइटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है चैप्टर का वो पूरी तरह से खत्म होता है इसके साथ. अब हम इस क्लास शीट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसमें जो हमारे बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के अंदर उनको देखेंगे और उनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. मैं इसके सामने से हट जाता हूं. आपको जैसे नोट करना है नोट कर लीजिए. कैलकुलेशन में अगर आपने कोई गलती करी है उसको सही कर लीजिए और अगर आपको फिर से ये कुछ समझना है इसमें वीडियो को बैक करिए, देखिए और उसके बाद आगे. दोस्तों, हमने इस हमारी क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें. इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, अब तक जो हमने सीखा है वही सब लग रहा है. सिर्फ एक थोड़ा सा इसमें एक चीज थोड़ी सी दिमाग वाली है ना. आप कोशिश करें, आई एम श्योर कि आप सभी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं. बट वीडियो को पॉज करिए, जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहां तक अटेम्प्ट कर सकते हैं प्लीज अटेम्प्ट जरूर करिए. वीडियो को पॉज करिए एंड अटेम्प्ट. चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करने जा रहे हैं. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ फर्म वांट्स टू ओपन अ न्यू कोल माइन. ठीक है, द प्राइस ऑफ कोल इज वेरी वोलेटाइल एंड द प्रोजेक्टेड प्रॉफिट ओवर द नेक्स्ट 5 years आर दिस एंड दिस 1 लाख, 2,50,000, 10,000, 2,50,000 रिस्पेक्टिवली. यानी कि आज से अगर फर्म खोली गई तो अगले 5 सालों तक का प्रॉफिट दिया होगा. अब देखिए, मैंने आपको जब ये एनुइटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था, या फिर हालांकि एनुइटी का केस नहीं है क्योंकि इसमें ना तो कोई फिक्स ग्रोथ है, ना तो इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू है. लेकिन हम इसको एनुइटी नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक कैश फ्लो है. लेकिन फिर भी कैश फ्लो में भी एंड ऑफ पीरियड और बिगिनिंग ऑफ पीरियड का लॉजिक तो लग ही सकता है. पॉइंट ये है कि यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ पीरियड और एंड ऑफ पीरियड तो दिया नहीं हुआ है. अब यहाँ पर आपको समझना है, प्रॉफिट बिगिनिंग ऑफ पीरियड में नहीं आएगा, प्रॉफिट हमेशा एंड ऑफ पीरियड में आएगा. तो इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि ये केस में जब हम लोग डिजाइन करना शुरू करेंगे तो हम लोग एंड ऑफ पीरियड के हिसाब से ट्रांजैक्शन डिजाइन करेंगे. ठीक है, तो the price of coal is very volatile and the prices for profits for next 5 years are given. After that profits will be a constant for 1,50,000 for next 5 years at which time that mine closes. मतलब 5 साल के बाद जो आगे के 5 साल आएंगे उनमें हमेशा
जो आपका प्रॉफिट है वो फिक्स रहेगा, जिसके बाद जो है आपकी वैल्यू जो आपके बाद जो माइन है वो क्लोज हो जाएगी। If 7% is the appropriate discount rate for the first 5 years and 8% after that, so what is the present value of mine? मतलब पहले 5 साल जिसमें कि आपको अलग अलग वैल्यू दी हुई है 1 लाख 2.5 लाख रुपए, उस टाइम के लिए आपको डिस्काउंट रेट जो दिया हुआ है वो 7% दिया हुआ है। अब डिस्काउंट रेट दिया हुआ है तो आपको वैसे ही समझ में आ गया डिस्काउंटिंग क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो जाहिर सी बात है ये हमको इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और 8% रेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया हुआ है उस टाइम पीरियड के लिए जब आगे के 5 साल जिसमें प्रॉफिट हमेशा फिक्स रहेगा। तो हमको कुल मिलाकर के स्टार्टिंग पॉइंट पर कॉल की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निकालनी है। So friends, in this question basically there are two segments. For one segment the profit value varies for first 5 years and discount rate given is 7%. For next 5 years the profit value remains constant and this time the discount rate is given at 8%. What we have to calculate is we have to calculate the present value of coal mine at the time 0. क्योंकि इस क्वेश्चन में करीब 10 साल का टाइम पीरियड लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 10 साल का ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंदी है ना, इसमें कैलकुलेशन जितना हो सके आपको जल्दी जल्दी करिएगा। वैसे मैंने ज्यादातर कैलकुलेशन इसका किया हुआ है ताकि टाइम कम से कम लगे। तो मैं सबसे पहले इसको ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स माने कि पहला सेक्शन हमारा 1 2 3 4 5 पहला सेक्शन हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 सेगमेंट में सॉल्व किया जाएगा, एक सेगमेंट में ये और एक सेगमेंट में ये। ठीक है, अब पहला सेगमेंट हमको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है हमको, पहले साल के एंड में फर्स्ट ईयर प्रॉफिट व्हिच इज गिवन इज ₹1 लाख। ठीक है, प्रॉफिट इज इन 1 2 3 4 5। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल। ओके, ये दिख रहा है आई होप आपको। उसके बाद 2.5 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर। ओके ओके फाइन, लेट मी डू दिस थिंग। ओके आई एम फाइन, लेट्स गो एट दिस वन। नेक्स्ट ईयर इट इज 2,50,000। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिजिट्स हैं इस बार। ठीक है, 2,50,000। ठीक, नेक्स्ट ईयर इट इज ₹10,000 ओनली। अगले साल प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, काफी कम हुआ इनका, फिर 10,000 ही आया। उससे अगले साल फिर से 2 लाख रुपए, चौथे साल में 2 लाख रुपए हुआ। एंड दिस लास्ट ईयर जो 5वें साल में हमारा प्रॉफिट है वो कम होकर के वापस से 50,000 रुपए ही रह गए। ठीक, पहले 5 साल में आपको जो प्रॉफिट का वेरिएशन था वो हमने ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट पहले साल के एंड में प्रॉफिट मिलता है 1 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 10,000, फिर 2 लाख, देन 50,000। अब हमें अगले 5 साल के लिए ये प्रॉफिट दिया हुआ है। अगले 5 साल के लिए हमको प्रॉफिट किस तरह से दिया हुआ है, फिक्स दिया हुआ है। 1.5 लाख रुपए अगले 5 साल के लिए 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट फिक्स है। मैं इसको 1.5 लाख डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। 1.5. I hope all these numbers are visible. कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों, मैंने L माने लैक्स लिखा हुआ है, ऐसा नहीं सोचेंगे कि बीच में डिजिट्स के बीच में ये टेक्स्ट कहाँ से आ गया। ये मैंने 1.5 लाख चूंकि सब कांस्टेंट है इसलिए ऐसा लिख दिया। करना क्या है, सिंपल हमारी टाइमलाइन ड्रॉ है। करना एक्चुअली में हमें कुछ नहीं है, हमें इस पॉइंट पर यानी कि टाइम 0 पर यानी कि आज के टाइम पर हमें ये सारे ट्रांजैक्शन की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। करना हमें सिर्फ इतना ही है, सिर्फ अब इसमें एक ही ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि आपको उसने ऐसा बोला है कि पहले 5 सालों के लिए जो रेट जो आर दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, पहले 5 सालों के लिए जो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7%, और दूसरे 5 सालों के लिए जो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8%। बस ये जो 2 अलग अलग रेट दे दिए, यही इसी में इस पूरे सवाल का सारा क्या छुपा हुआ। देखिए नॉर्मल में इसमें क्या हमसे गलती हो सकती है कि हम लोग कुछ नहीं करें, फटाफट सिंपल शुरू कर दें। 1 लाख रुपए का ये चूंकि डिस्काउंटिंग का केस है ना, तो हमको फ्यूचर वैल्यू ये सारी दी हुई है, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। गलती क्या हो सकती है, हम इस फटाफट कन्वर्जन करना शुरू करते हैं। 1 लाख रुपए को कन्वर्ट करें 7% से, 2.5 लाख को करें, 1 लाख को करें, 10,000 को करें, 2 लाख को करें, फिर 50,000 को करें। इस तरह से इन सबको हम 7% पे कन्वर्ट कर दें। फिर 1.5 लाख को कन्वर्ट करना शुरू करें 8% में, क्योंकि आगे के 5 सालों के लिए 8% दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना शुरू करें 8% पे, ऐसे ऐसे करें और फिर सब जोड़ दें। ये गलती अगर हमने करी है तो यहीं से हमारा क्वेश्चन हमारे यहाँ से छूट जाएगा। आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है कि इन पहले 5 सालों के लिए तो बात ठीक है, इस 5 साल तक बात ठीक थी,
7% का रेट दिया हुआ है, डिस्काउंटिंग रेट यहाँ से यहाँ तक के लिए 7% है। आपने एक एक करके इनको कन्वर्ट किया, इसमें कोई गलती नहीं करी आपने, बिल्कुल सही किया है अगर आपने ये किया है। दिक्कत शुरू होती है यहाँ से। इसको आप 8% के रेट पर, ठीक है, 8% के रेट पर डिस्काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्काउंट यहां तक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने ये साफ साफ बोला है कि जो पहले 5 साल है, जो पहले 5 साल के लिए डिस्काउंटिंग रेट है वो 7% है। आई विल रिपीट इट, वी कैन discount all these transactions till that first point, present value point, at 7% because it is already given that the discount rate for first 5 years is 7%. That is given. But we cannot discount this particular or all these transactions up to that point at 8% directly because it is given for the first 5 year rate of discounting is 7%. क्योंकि पहले 5 साल के लिए रेट 7% दिया हुआ है, इसलिए इन ट्रांजैक्शंस को हम उस पॉइंट तक 8% पे डिस्काउंट नहीं कर सकते। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ब्रिज टाइप कुछ बनाना पड़ेगा कि जहां तक 8% है वहां तक हम उसको 8% पे करेंगे और उसके बाद जहां से 7% है वहां से हम उसको 7% पे करेंगे। यानी कि इन सभी ट्रांजैक्शन का जो 5 साल के बाद की ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम 8% पे डिस्काउंट करेंगे उस पॉइंट तक जहां तक 8% एप्लीकेबल है। इस पॉइंट तक 8% एप्लीकेबल है, इस पॉइंट तक 8% एप्लीकेबल है। इसको हम इस पॉइंट तक 8% पे डिस्काउंट करेंगे, इसको इस पॉइंट पर 8% तक डिस्काउंट करेंगे, इसको भी इस पॉइंट तक 8% पे डिस्काउंट करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, फिर यहां तक का जो कैलकुलेशन आएगा उसको वापस से हम इस पॉइंट तक लाने के लिए 7% पे डिस्काउंट करेंगे। जब मैं आपसे ये कहता हूं कि किताब पे लिखे हुए किसी भी फॉर्मूले को हमें नहीं यूज करना है, हमें डायरेक्टली अपना बेस फॉर्मूला याद रखना है, तो इस एग्जांपल में ये बात साफ समझ में आती है कि वो फॉर्मूले क्यों यहाँ फेल हो जाते हैं, कई सवालों में फेल हो जाते हैं। क्योंकि जब आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में जिसमें इस तरह का ब्रेकअप होगा और आपको ऐसा कैलकुलेशन करना होगा, तब आपका वो फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तब आपको समझ करके, जैसे यहाँ पर हम समझ रहे हैं चीजों को, समझ करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और अपना वही हमेशा की तरह बेसिक फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो क्या हमने इससे कंक्लूजन निकाला कि इन पहले 5 सालों के लिए तो हम जैसा कैलकुलेशन करते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे, लेकिन इन बचे हुए 5 सालों के लिए हम कैलकुलेशन कैसा करेंगे, यहां से लेकर के इस पॉइंट तक हम इनको 8% पे डिस्काउंट करेंगे और बाकी के टाइम पीरियड के लिए हम उसी ट्रांजैक्शन को 7% पे डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, अभी भी आपको ये अगर बोलने में समझ में नहीं आ रहा तो जब मैं इसको करूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो आसान हिस्सा इस सवाल का वो पहले कर लेते हैं। यहां से यहां तक के जो ट्रांजैक्शन है इनको तो हमें इस पॉइंट तक सीधे 7% पे डिस्काउंट करना है। ठीक है, तो फटाफट हम पहले 5 ट्रांजैक्शन के लिए हमें निकालनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। पहले 5 ट्रांजैक्शन के लिए हम इस पॉइंट तक इसको फटाफट डिस्काउंट करेंगे बगैर ज्यादा डिस्कशन किए हुए, क्योंकि हम लोग ये कई बार कर चुके हैं। 1 लाख रुपए के लिए टाइम वैल्यू 1, 2.5 लाख रुपए के लिए टाइम वैल्यू 2, 10 लाख के लिए टाइम वैल्यू 3, 2 लाख के लिए टाइम वैल्यू 4 एंड दिस 50,000 के लिए टाइम वैल्यू 5। ठीक है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं। इस बार ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे सबसे पहले 1 लाख रुपए के लिए, तो 1 2 3 4 5, कितना टाइम पीरियड है 1 प्लस आर। आर कितना होगा, आर चूंकि यहाँ पर कैपिटल आर 7% दिया हुआ है, स्मॉल आर हमारा हो जाएगा 0.07। ठीक है, 1 प्लस 0.07। ठीक, पावर कितनी होगी 1, चूंकि टाइम पीरियड 1 है। हमेशा की तरह सेम कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर 2.5 लाख, 2,50,000, 1 प्लस कितना टाइम पीरियड 2 साल, आर सेम रहेगा, 7% पे हमको करना है ये सब डिस्काउंट, इसलिए ये वाला रेट यूज करेंगे, प्लस 10,000, 1 प्लस 0.07 पावर 3। ठीक, क्योंकि 1 2 3 फोर्थ ट्रांजैक्शन, प्लस कितना अमाउंट है 2 लाख, पावर 1 2 3 4। जिस पॉइंट पर हमको निकालना है उस पॉइंट तक पूरा टाइम कैलकुलेट करेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन है 50,000 रुपए का, ब्रैकेट 1 प्लस 0.07 पावर 1 2 3 4 5। ठीक है, what we have done, we have calculated the present value of initial first 5 transaction till 0.0 time 0 and what is the rate which we have used, that is 0.07। यहाँ तक की बात हमको क्लियर है। इन 5 पॉइंट्स के लिए हमने ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है। कैलकुलेशन करिए इसको, दो आपको यहाँ तक जो नोट कर रहा है नोट कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ इसके बाद बाकी के कैलकुलेशन के साथ। इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिखूंगा, आप आंसर निकाल के रखें, आपको डायरेक्टली आंसर लिख करके मिलता हूँ। ठीक है, चलिए, ये आपका जो हमने पहले 5 ट्रांजैक्शंस किए हैं उसमें आपका जो प्रेजेंट वैल्यू आया होगा वो ये आया होगा। अगर ये नहीं आया तो आप इसको दोबारा से कैलकुलेशन कर दीजिए।
1 लाख रुपए का आपने 1 साल के लिए किया, और मैं एग्जैक्ट वैल्यूज बोल देता हूँ। 93457 1 लाख के लिए आ रहा है, ठीक है। 218359 2.5 लाख रुपए के लिए आ रहा है। 8162.97 ये 10,000 रुपए के लिए आ रहा है। 8162.97 152579.04 ये आ रहा है इस वाले 2 लाख के लिए। देन 35649 इस ट्रांजैक्शन के लिए आ रहा है। 35649 for this 50,000 transaction and sum of that is 508209। तो डेसिमल मैंने कहीं छोड़े होंगे, बट रफली आपका आंसर यही आएगा। टैली कर लीजिए। अगर आपका अभी भी ये आंसर नहीं आया तो आप वापस से वीडियो पॉज करें और कैलकुलेशन पूरा करें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सवाल के अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जिससे हमको इन 5 वैल्यूज के लिए करना। अब देखिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये कि आप इसको इस पॉइंट तक डिस्काउंट करिए, 1 साल के लिए डिस्काउंट करिए 8% के रेट पर, कुछ वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को वापस डिस्काउंट करिए इस पॉइंट तक फॉर 1 2 3 4 5 7% रेट पर। एक रास्ता ये है कि आप एक ट्रांजैक्शन को पहले इस पॉइंट पर, यहां पर एक तरह से हमारा टाइम 0 हो गया एक तरह से इस वाले कैलकुलेशन के लिए, इस पॉइंट तक आप इसको 8% में डिस्काउंट करिए एक ही ट्रांजैक्शन को, फिर जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप फिर से डिस्काउंट करिए 5 साल के लिए, ठीक है। लेकिन वैसा करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से समझिए। आप ये सारे ट्रांजैक्शंस को अगर एक एक करके डिस्काउंट करेंगे यहां तक, ठीक है, पहले इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया 8% रेट पर, तो जो वैल्यू आएगी, जो भी अलग अलग वैल्यूज आएगी उनको हम सम करते हैं। सम हमारा जो भी समेशन के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को डायरेक्टली हम लोग इस 5 साल के लिए हम डिस्काउंट कर देंगे उस पॉइंट तक, तो भी हमारी बात बन जाएगी। कैलकुलेशन वही है, आपको जो रास्ता समझ में आप उसमें 2 ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इस ट्रांजैक्शन को यहां तक डिस्काउंट करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी उसको होल्ड कर लेंगे, इसको करेंगे कुछ वैल्यू आएगी होल्ड कर लेंगे, इसको इस पॉइंट तक डिस्काउंट करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी होल्ड कर लेंगे, ऐसे करके हम पांचों के लिए करेंगे। फिर जो हमारी वैल्यूज आ रही होंगी उनको हम सम करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू को हम लोग पूरा का पूरा एक ही मोड में, एक ही शॉट पे, एक ही मोड में हम लोग इस जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम उस पॉइंट तक, यानी कि टाइम 0 पर जो हमारा पॉइंट है उस तक हम उसको डिस्काउंट कर देंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। तो हमारा पहला ट्रांजैक्शन, पहला टास्क क्या है कि सबसे पहले हमें इतना हिस्सा देखना है, इस पॉइंट तक हमको इन सभी ट्रांजैक्शन को डिस्काउंट करना है, ठीक है। फटाफट डिस्काउंटिंग शुरू करेंगे। 1.5 लाख की है पूरा, तो मैं यहाँ पर 1.5 एल लिख रहा हूँ, आप उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय, अब इस केस के लिए आर हमारा स्मॉल आर क्या हो जाएगा 0.08, क्योंकि हमारा रेट क्या है 8% है। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर हमारा 0.08 है, पावर कितनी इस पॉइंट के लिए, ध्यान रहे इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं 1, ठीक, प्लस अब इसके लिए सेम 1.5 लाख ब्रैकेट 1 प्लस 0.08 पावर 2, इस वाले ट्रांजैक्शन के लिए 1 2, ठीक है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है शायद 1.5 लाख 1 प्लस 0.08 पावर 3, इस ट्रांजैक्शन के लिए 1 2 3, ठीक है। चौथा ट्रांजैक्शन 1.5 लाख 1 प्लस 0.08 पावर 4, इसके लिए 1 2 3 4। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारा 1.5 लाख के लिए 1 प्लस 0.08 पावर 5। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारा 1 2 3 4 5। अभी हमने क्या किया, जब हम इसका सब निकालेंगे अभी हम क्या करेंगे, ये सब ट्रांजैक्शन को हमने हटा करके एक ट्रांजैक्शन यहाँ पर ले आए। व्हाट वी हैव डन through this we have converted all these 5 transaction, taken discounted all these 5 transaction to this point with one value which is the answer of this summation। अब इसको सम करिए, इसका आंसर निकालिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, इसका सम का आंसर निकालिए, मैं आपको मिलता हूं इसके आंसर के साथ, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर निकालिए प्लीज, और नोट कर लीजिए जो आपको करना। चलिए, हमने जो 1.5 लाख के ट्रांजैक्शन इन सब को कन्वर्ट किया था, उसका हमारा आंसर आता है 598906.5, ठीक है। ये अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करें, आंसर वापस से निकालें। ये जो 5 ट्रांजैक्शन है इनको हमने डिस्काउंट करके इस पॉइंट पर लेकर के आए, तो हमारी ये वैल्यू आ रही है। इसको आप, ठीक है, 7 भी कर सकते हैं, बट ठीक है 598906 के लिए हम करते हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने अभी बताया था कि हमारा ये यहाँ पर एक मेगा ट्रांजैक्शन आ गया, दिस मेजर कैश फ्लो इज हियर। This major cash flow is here, which is discounted transaction for all these 5 transaction। इन पांचों को हमने डिस्काउंट करके यहाँ पर हम ये ट्रांजैक्शन लेके आए। अब हमें क्या करना है, इसको हमें डिस्काउंट करना है
इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। हमने चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, इसका सम हमको पूरा जो आया है उसको हमें डिस्काउंट करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कैसे करेंगे? ये प्रेजेंट वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, सॉरी हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। कितना गैप है? 1 2 3 4 5 एंड कितना होगा? 5। फॉर्मूला क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हमारी यही दी हुई है 59806.5, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब आर क्या होगा? 7% होगा ना। हम लोग यहाँ से यहाँ पे डिस्काउंट कर रहे हैं, अब हम इसी टाइम टेबल, इसी टाइम लाइन पर आ गए। डिस्काउंट रेट 7%, 0.07 और कितनी होगी? 1 2 3 4 5, ठीक है, पावर 5। फटाफट आंसर निकालें इसका। क्या आंसर आता है? इसका आंसर आता है 427,012.4, 427,012.4। इसको और इसको हमने सम, इसको और इसको हमने सम करना होगा। उससे पहले ये हमने क्या किया है, हमने इन 5 ट्रांजैक्शन का यहाँ पर एक मेगा वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकाली है इस पॉइंट पर। फिर इसको हम लोग पूरा डिस्काउंट कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। 5 साल का गैप है, हमने इसको कन्वर्ट किया, हमारी ये वैल्यू है, ठीक है। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, क्या करना है हमको? सीधा सीधा ये जो हमारी वैल्यू थी, ये वैल्यू क्या थी? इन 5 ट्रांजैक्शन का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू यहां पर, और ये जो हमारी वैल्यू है ये वाली, ये हमने पहले देखी। अब ये वाली क्या है? इस 5 ट्रांजैक्शन की यहां पर प्रेजेंट वैल्यू। अब हमें इस पर टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। क्या करना है? सिंपल, इन दोनों को सम कर देना है। 427,012.4, इन दोनों का सम करेंगे। इसको डाल देता हूं, 427,012.4 सम करेंगे, 0.4 का 0.4 आएगा, ठीक है। 9 2 11, 1 2 0 2 7 15 15 2 3 9 3 5 2 2 1.4 9 3 5 2 2 1.4। फिर द हैंड राइटिंग प्लीज, ठीक है, हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, आपको पता ही है, देख के रहे हैं आप लोग। फिलहाल 935,221.4, ये क्या आया है? इसके सीरीज, ये क्या आया है हमारा? ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई है इन सारे जो ट्रांजैक्शंस थी उनकी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये कोल माइन की आज की टाइम पर जो वैल्यू है वो ये है। ये सब फ्यूचर ट्रांजैक्शन जो हमारे कैश फ्लो आए हैं उनको हमने पूरा कंसोलिडेट किया। हमें दो रेट दिए हुए थे, हमने पहले 7% पे इन 5 ट्रांजैक्शन के लिए उस पॉइंट पर प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फिर इन 5 ट्रांजैक्शन के लिए इस पॉइंट पर प्रेजेंट वैल्यू निकाली और फिर उसको भी डिस्काउंट कर दिया। ये हमारी आज के टाइम पर ये सभी ट्रांजैक्शन की नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कोल माइन। दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कहीं पर कोई डाउट है आप वीडियो को वापस से करिए, आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती करी है कैलकुलेशन फिर से करिए। इस कैलकुलेशन के आंसर्स में कुछ गलती नहीं है, अगर आप इसका मैच नहीं हो रहा है मतलब कहीं कुछ गलत हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चूंकि बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखा था ताकि यहाँ ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट हो। आप इसको पूरा आंसर मैच करिए, आंसर तक पहुंचिए, आपको जो नोट करना है उसको नोट कर लीजिए। बीच में मैंने कुछ ड्रॉप कर दिया, अगर आपको वो कुछ नोट करना था तो वीडियो को बैक करके आप उसको नोट कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूं हमारे इस चैप्टर के जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसके कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट और बचे हैं, उनको हम देखेंगे, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। मैं आपको उन सबके साथ मिलता हूं। चलिए, थैंक यू। इसको नोट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये बुक में आप देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजिंग है, मतलब फॉर्मूला तो दिया हुआ है लेकिन उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है वो कई बार नहीं समझ में आता है, और इसको डीप में समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो इससे जुड़ा हुआ सवाल आएगा एग्जाम में आ सकता है, ऑब्वियसली दैट्स द थिंग। बट अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो फिर आप इसको लिंक करके आप जो और थोड़े से टफ सवाल है उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज कर। तो पहले तो समझते हैं कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है क्या और व्हाट इज इट्स यूज एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। देखिए, in this case in time value of money basically there are two type of rates, okay, in general. One is nominal rate of interest and another is effective rate of interest. Now what is nominal rate of interest? Before coming to definition I will tell you will take you back
that we have learned the frequency of transaction. आपको याद होगा कि हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था, कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी. अगर कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी ईयरली है तो हमारा जो बेस फॉर्मूला है उसमें हम लोग सब कुछ सिमिलर रखते हैं. कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी अगर उस ईयरली के अलावा हाफ ईयरली है तो दैट मींस कि जो साल है, जो टाइम पीरियड है, उसमें एक साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो लगाया जा रहा है वो साल में 2 बार लगाया जा रहा है. दैट इज इफ द गिवन फ्रीक्वेंसी इज हाफ ईयरली. तो उस केस में हम क्या करते थे, हमारा जो रेट था हम लोग उस रेट को उस फैक्टर से जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उससे डिवाइड करते थे और टाइम को उससे मल्टीप्लाई कर देते थे. यानी कि अगर रेट मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है और आपको कंपाउंडिंग करनी है हाफ ईयरली के बेसिस पे, तो आप क्या करते थे, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करते थे 2 से, और मान लीजिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप डिवाइड करते थे, तो दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज एप्लीकेबल इन दैट केस फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू इज 5%, है ना. 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आता था. वो जो रेट है वो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि जो एक्चुअली में कंसीडर किया जा रहा है व्हेन यू आर डूइंग कैलकुलेशंस फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी. अगर ये फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होती तो आप 4 से डिवाइड करते थे, मंथली होती तो आप 12 से डिवाइड करते थे. ये बात समझ में आती है. तो यहाँ पर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जिस फैक्टर से हम रेट को डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है दैट इज अवर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? Effective rate of interest is first of all is generally considered is basically logical when frequency is anything but yearly. यानी कि ईयरली के अलावा कोई और फ्रीक्वेंसी हो तभी हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं. पहली चीज तो ये समझनी जरूरी है. क्यों, वो मैं आपको बताता हूं. आप हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के साथ, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के साथ किसी भी अमाउंट का कुछ भी फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, आपने हाफ ईयरली कंपाउंडिंग किया, कोई पर्टिकुलर रेट यूज किया और उस रेट को यूज करके आपने किसी अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया. लेकिन उसी अमाउंट का वही फ्यूचर वैल्यू हम लोग अगर किसी ऐसे रेट के लिए निकाले जिस रेट के लिए ईयरली कंपाउंडिंग में ही वो रिजल्ट आ जाए. आई विल रिपीट, आपने किसी एक गिवन अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू किसी एक गिवन रेट के लिए हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के साथ कुछ निकाला, लेकिन अगर हमें उसी गिवन अमाउंट का रिजल्टेंट यानी कि फ्यूचर वैल्यू सेम निकालना हो, बट हम लोग को फ्रीक्वेंसी जो रखनी है वो हाफ ईयरली नहीं ईयरली ही रखनी है, यानी कि ईयरली फ्रीक्वेंसी के लिए वो रिजल्टेंट निकालना हो, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग यूज करेंगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. आई विल रिपीट इट. नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क ये है कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप जो आपको रेट दिया होता है उसमें आप और आपको जो फ्रीक्वेंसी दी होती है आप रेट को उसे डिवाइड करते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं, कोई फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं किसी दिए हुए गिवन अमाउंट के लिए. अगर उसी दिए हुए गिवन अमाउंट के लिए आप वही रिजल्टेंट निकालें जो आपने हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी का यूज करके निकाला था, लेकिन इस केस में आप फ्रीक्वेंसी हाफ ईयरली नहीं ईयरली ही रखें, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज किया जाएगा दैट विल बी अवर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज आल्सो गिवन इन द डेफिनेशन रिटन ऑन द बोर्ड. इंटरेस्ट रेट एडजस्टेड फॉर कंपाउंडिंग ओवर अ गिवन टाइम पीरियड. यानी कि आप जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है मल्टीपल टाइम्स, मतलब क्वार्टरली दी हुई है तो 4, मंथली दी हुई है तो 12, उसको आप उसको 12 बार की जगह सिर्फ एक बार ही अगर कर सके, सिर्फ एक ही एनुअल रेट पर, एक ही एनुअल फ्रीक्वेंसी पर आप उसी रिजल्टेंट तक यानी कि उसी रिटर्न तक, उसी फाइनल वैल्यू तक पहुंच सके, तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज होता है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है, जब हम इसका एग्जांपल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. लेकिन हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे उसका मैं आपको फॉर्मूला पहले दे देता हूं. फॉर्मूला टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1 + i डिवाइडेड बाय n - 1. ओके, इट्स बेटर इफ आई, बिकॉज़ ये वैसे तो i होता है, लेकिन ठीक है हमने अभी तक सब जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट के फैक्टर को r पढ़ा है, so let me write it r only. Okay, so it is 1 + r by n power n - 1 into 100. What is n? N is the frequency factor. n is the frequency factor. जैसा हमने लास्ट टाइम भी n को ऐसे ही यूज किया था, सॉरी लास्ट टाइम हमने n को टाइम की तरह यूज किया था, यहाँ पर हमारा फैक्टर है वो. यानी कि मान लीजिए आप बाई मंथली फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो n आपका 2 होगा, आप क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो n आपका 4 होगा. यानी कि जो आपका फ्रीक्वेंसी का फैक्टर है जिससे आप टाइम को मल्टीप्लाई और रेट को डिवाइड करते थे उस टाइम पर, उस फॉर्मूले में, यहाँ पर आपका वो n यूज होगा उसी तरह से इस फॉर्मूले में. एक बार फिर से, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है 1 + r to the power n - 1 into 100, where r is a fraction as always, capital R by 100, where capital R is rate of interest given yearly,
and n is the frequency of compounding which is in half yearly 2, in case of quarterly it is 4 and in case of monthly it is 12. ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, मैं जल्दी से वापस आता हूं और आपको इसका एग्जांपल करके दिखाता हूं ताकि अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी डेफिनेशन में रह गया है तो आपका क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। So by definition, effective rate of interest is just a rate which has been adjusted against that rate of interest which we are using when compounding is something else like half yearly, quarterly or something else. But in this case, for effective rate of interest, we are doing only for yearly. इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है 1, ठीक है, और आपको 1 से 4 तक जाना है। अब 1 से 4 तक जाने के लिए आप 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 3 बार 1 1 कर सकते हैं, दैट विल आल्सो 4। बट वो 3 बार 1 1 करने की बजाय एक ऐसा नंबर अगर हम ले आए जो कि उस 1 में ऐड करें तो डायरेक्टली हम लोग 4 तक पहुंच जाए, तो हमको 1 1 1 बार बार नहीं करना पड़े, दैट इज आवर इफेक्टिव अमाउंट। ओके, सो बजाय वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करने के हमको एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले आए जिसको कि एनुअल फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई करने से ही हमारा रिजल्टेंट आ जाए, और वही रिजल्टेंट आ जाए, that rate is our effective rate of interest. I hope I have made my point. Still, if there is any % of doubt, it will be clear using this example. This is a case in which suppose there is an investment scheme given for rupees 10,000 you have to invest in the starting. Okay, and the time period is 1 year. It's only one time investment. You invest rupees 10,000 in the starting. Rate of interest given for annual purpose is 12%, and time period given is obviously 1 year. What you have to do here is that first of all we are doing it for compounding frequency, suppose half yearly, for half yearly compounding. Okay, we have to calculate effective rate of interest. Now we will also understand कि resultant सेम आता है कि नहीं with this example, and निकालना तो सीखेंगे। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको करना ही है कि 10,000 रुपए जो हमको आज की डेट में इन्वेस्ट किया, यानी कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपए दी हुई है और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया हुआ है, तो एक साल के बाद हाफ ईयरली कंपाउंडिंग से उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है। 10,000 rupees invested, rate of interest 12%, time period 1 year. What will be future value in this case for compounding half yearly? क्या फॉर्मूला है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी हुई है हमेशा की तरह 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस r, r इज अ फ्रैक्शन, व्हाट इज 12/100? नो, हाफ ईयरली है, फ्रीक्वेंसी हाफ ईयरली है, डिवाइड बाय 2 यानी कि 6/100। पावर कितनी होगी? एक साल दिया हुआ है टाइम पीरियड, लेकिन क्योंकि हाफ ईयरली है से तो पावर कितनी होगी 2, यानी कि 1.06 की पावर 2। आंसर निकालिए इसका फटाफट। ये आपका रिजल्टेंट है, ठीक है। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के लिए अगर हमने सिंपल इस रेट के साथ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करी तो हमारा जो फ्यूचर वैल्यू है वो ये है। अब हमें ऐसा रेट निकालना है, मान लीजिए उसको हम लोग फिलहाल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट EIR, वो क्या है। अब हमको वो रेट निकालना है जिस रेट के लिए फ्यूचर वैल्यू यही है, इसी प्रेजेंट वैल्यू के लिए यही फ्यूचर वैल्यू आए, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी जो हो वो ईयरली हो। I will repeat it. We have to calculate this future value for this present value for this time period, and even for this rate also, but this frequency has to be now yearly. Whatever that rate is, that is only effective rate of interest. Okay, I hope अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस केस में जब हमने कैलकुलेट किया तो हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी के लिए ये रिजल्टेंट आया, हमें यही रिजल्टेंट चाहिए, इसी अमाउंट के लिए चाहिए, इसी रेट के लिए चाहिए, इसी टाइम पीरियड के लिए चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमें ईयरली रखनी है। वो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। फॉर्मूला लिखा है मैंने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, क्या है, ब्रैकेट 1 प्लस दिस r डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज फ्रीक्वेंसी, पावर n माइनस 1, ब्रैकेट बंद। कैलकुलेट करेंगे इसको फटाफट। यहां पर r हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ये r हो जाएगा 12/100, ठीक है, ये 0.6 हो जाएगा, तो 1.06 पावर 2 माइनस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे, और इनटू 100 भी है, सॉरी वो में से रह गया। आपका आएगा 12.3
12.36 आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट ये रेट कौन सा है? मैंने आपको बताया ये रेट कौन सा है? ये रेट वो है जो आप अप्लाई करेंगे इस केस में ईयरली फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आपका रिजल्टेंट यही आएगा। चेक करना है, कमेंट कर देता हूं। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू क्या दी हुई है? 10,000, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस आर। अब आपका आर कितना हो गया? 12.36, यानी कि 0.1236 डिवाइड बाय 100 हुआ है क्योंकि, और पावर 1, ठीक है। अब इसके कुछ डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब आपकी फ्रीक्वेंसी ईयरली है, क्योंकि हम लोग ये कैलकुलेशन ईयरली के लिए कर रहे हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैसे ही कुछ उठाने की भी जरूरत नहीं कैलकुलेटर, आप जान जाएंगे कि ये वही आ जाएगा, 11,236 ही आ जाएगा। क्या देखा हमने इस केस में? हमने ये देखा कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यही अमाउंट, यही रेट, यही टाइम पीरियड, लेकिन फ्रीक्वेंसी ईयरली के साथ वही फीचर वैल्यू आ गई थी जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इस अमाउंट, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट और इस टाइम पीरियड के लिए आई थी हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी के साथ। यही हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। आपको हाफ ईयरली के बाद इसको कैलकुलेट करना है क्वार्टरली और एनुअल के लिए, क्वार्टरली और मंथली के लिए, सॉरी, आपको इसको कैलकुलेट करना है क्वार्टरली और मंथली के लिए। इवन इनफैक्ट अगर आप क्लास शीट में देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यही है जिसमें आपको सेमी एनुअली, वो क्या है कि मैंने वो क्वेश्चन ही करा दिया क्योंकि वो हाफ ईयरली के लिए वो क्वेश्चन था। सेमी एनुअली मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है, आपको यही कैलकुलेशन करना है फॉर क्वार्टरली। मैं लिख देता हूं यहां पे, आपको ये कैलकुलेशन करना है क्वार्टरली एंड मंथली, ये आपको करना है, ठीक है। इसको आप करिए। नेक्स्ट क्लास जैसे शुरू होगी हम लोग इसके आंसर, मैं इसका आंसर बताऊंगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए और आपको पूरा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए क्लियर होगा। बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, आप वीडियो को बैक करिए, उसको देखिए, उसको समझ लीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट आता है, आपको नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आपको आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, मुझे वो अपना डाउट पूछिए। इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से जुड़ा हुआ किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अगर आपको उसको हल करने में कोई दिक्कत आ रही है। इनफैक्ट अगर वो क्वेश्चन बहुत अच्छा भी हुआ तो हम अपने असाइनमेंट वाले डिस्कशन में उसको शामिल भी करेंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों काफी टाइम हो चुका है, ये सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। प्रॉब्ली एक सेशन में हम लोग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपना जो सिलेबस है वो आगे बढ़ाएंगे। आप लगातार अपनी तैयारी करते रहिए, मुश्किलों से नहीं डरेंगे, किसी भी तरह के सवाल को हल करने से डरेंगे नहीं। हो सकता है कि हमको सिलेबस फिनिश करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन पूरी सॉलिडिटी के साथ हर तरह के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए हम चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे और आप कोशिश करते रहेंगे कि हम एंड तक सक्सेस हासिल करें। शेयर करिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और अपने बैंकर्स, जो आपके बैंकर्स फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। Keep enjoying, keep practicing. Thank you very much.